स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लासेस स्टडी इस यूट्यूब चैनल पे, जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। तो नॉन हिंदी की तैयारी कर रहे थे, जिनमें हमने आपको अब 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव कराने की वादा किया था, जिसमें मैंने आपको लगातार सब्जेक्टिव की क्लास दे रहा था, जिसमें हमने आपको आपको क्वेश्चन नंबर 35 तक की तैयारी करवाया था, यानी क्वेश्चन नंबर 35 तक की तैयारी करवा दिया था। आज हम बीच में एक मॉडल सेट की तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, मॉडल सेट की भी तैयारी करना हमारे लिए जरूरी होता है। तो इस मॉडल सेट में आपके लिए टोटल के टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, यानी टोटल के टोटल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखेंगे, वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, सो प्लीज आप सभी ध्यान से देखेंगे। आइए पहले क्वेश्चन, अगर आंसर मालूम हो तो आपको, अगर लाइव चैट खुला हो तो लाइव चैट में या कमेंट बॉक्स में आप लोग बताते रहेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है तू जिंदा है तो डॉट डॉट द्वारा रचित पाठ है, यानी तू तू जिंदा है तो पाठ किसके द्वारा रचित पाठ है? तो हम लोग जानते हैं शंकर शैलेंद्र द्वारा रचित पाठ है। कभी कभी पूछे तू जिंदा है तो पाठ पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो बताते हैं ना, कविता। याद रखिएगा, यह भी याद रखिएगा। महमूद के पास कितने पैसे थे? तो महमूद के पास कितने पैसे थे? 12 पैसे थे। कितने पैसे थे? 12 पैसे थे महमूद के पास, याद रखेंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना किस कविता की पंक्ति है? तो यह कौन से कविता की पंक्ति है? तो हम लोग जानते हैं क्रमवीर के है, या क्या है? क्रमवीर के पंक्ति है। आइए चौथे नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? तो बाल गोविंद भगत के कितने बेटे हैं? आपका एक बेटे। बाल गोविंद भगत के टोटल कितने बेटे रहते? एक ही बेटे रहते, जो भी मर जाते हैं। ठीक है, चलिए पांचवें नंबर क्वेश्चन है, भक्ति काल के कवि कौन है? तो भक्ति काल के कवि कौन है? कबीरदास है। भक्ति काल के कवि कौन है? तो कबीरदास है भक्ति काल के कवि, याद रखेंगे, काफी भी एक क्वेश्चन था। आइए छठे नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है किसे शांति भद्र भी कहा जाता है? तो देखिए यह क्वेश्चन आपके लिए एमबीबीएस क्वेश्चन है। तो किसे शांति भद्र भी कहा जाता है? तो हरिभद्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो हरिभद्र को कहा जाता है, याद रखेंगे। क्लास काफी इंपोर्टेंट है, सो प्लीज आप सभी प्लीज ध्यान से क्लास को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, क्योंकि एग्जाम का काफी ही कम समय बच गया। ऐसे में हम आपको जितने क्वेश्चन की तैयारी करवा रहा हूँ, गारंटी देता हूँ उतना क्वेश्चन करके जाइए। आपका एग्जाम में 100 मार्क्स में 100 आना चाहिए। ठीक है, 100 में 100 आएगा अगर आप हमारे कॉपी लिखने की तरीका से और बेहतरीन तरीका से इन सारे क्वेश्चन को याद करके बेहतरीन तरीका से जाएंगे, तो पक्का 100 में 100 आएगा। ठीक है, सातवें नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मन में ठान लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो पक्का विचार करना। क्या होता है? काफी बार पढ़ा दिया हूं, मन में ठान लेना यानी पक्का विचार कर लेना। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। आठवें नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्वर्णरेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील आगे आकर हुंडरू का झरना है? तो हुंडरू का झरना कितना मील, यानी स्वर्णरेखा के उद्गम स्थान से कितना मील आगे आते तो हुंडरू का झरना मिलता है? 50 मील। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नौवें नंबर क्वेश्चन देखिए, नौवें नंबर क्वेश्चन काफी वीवीआई क्वेश्चन है। नौवें नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गणेश का संधि विच्छेद हम लोग करेंगे, तो गणेश का हमारा संधि विच्छेद निकलेगा गण प्लस इस गणेश। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। 10वें नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई? चुराने के लिए, बजाने के लिए, बातचीत करने के लोभ से, या तंग करने के लिए? तो देखिए गोपियों ने कृष्ण की मुरली इसीलिए चुराई हुई थी, हम लोग जब चैप्टर पढ़ते तो हमें मालूम चलता है बातचीत करने के लोभ से, यानी किसी भी तरीका से हम उनसे बात कर सकते हैं। कृष्ण से बात करने के लिए गोपियां क्या करते थे, उनके यानी जो भी मुरली होता था उनको चुरा लेते थे। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, दोहा किस कविता की है? तो यह दोहा किस कविता की? बच्चे की दोहा। क्या है? बच्चे की कविता है। बच्चे की कविता के लेखक कौन है? तो मोहम्मद इकबाल लेखक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें हम यानी 60 क्वेश्चन को दाग रहे हैं। ठीक है, 60 क्वेश्चन को एकदम से दाग देंगे और तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा है भला बुरा कौन सा समास है? तो भला बुरा कौन सा समास है आपसे पूछे तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन का है, स्त्रियां भी निहत्तों पर वार नहीं करेगी, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई? यानी स्त्रियां भी निहत्ते पर वार नहीं करेगी, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो हम लोग पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है यह कौन से पाठ से लिया गया है? अशोक के अस्त्र शस्त्र त्याग से। क्या है? अशोक के अस्त्र शस्त्र त्याग से यह बात स्त्रियां जो थी वह बोली हुई थी। पद्मा जो थी वह पद्मा भी बोली हुई थी कि यानी जो भी निहत्थे होंगे उन पर वार नहीं करेंगे, जो अशोक लड़ाई करने के लिए दिए गए थे। लेकिन भारतीय संविधान को, भारतीय जो परंपरा है उसके लिए वह उन्होंने क्या किया, स्त्रियों का दुख देख कर ही उन्होंने क्या किया था, अपना लड़ाई को वापस ले लिया, तो वह लड़ाई नहीं किया। ठीक है,
पढ़ते हो तो हमें मालूम चलता है। 14 नंबर क्वेश्चन का है, ईर्ष्यालु व्यक्ति आनंद नहीं उठा पाता है, क्यों नहीं उठा पाता है? जो दूसरे के पास हो या जो उसके पास मौजूद हो या जो पड़ोसी के पास हो या जो भाई के पास हो। देखिए, तो ईर्ष्यालु व्यक्ति होंगे ना, वो आनंद नहीं उठा पाते हैं। तो हम लोग हमेशा बताएंगे जो उसके पास मौजूद है, ठीक है, जो उसके पास मौजूद रहता है ना, उसका भी वह बेहतरीन तरीका से आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि यह ईर्ष्यालु व्यक्ति होते, ये दूसरे से जलते रहते, ये हमेशा अपने मन में क्रोधित उत्पन्न करते रहते, इसलिए यह जो चीज इसके पास रहता है उसका भी यह बेहतरीन तरीका से नहीं कर पाते, ठीक है। आइए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश का उपसर्ग, प्रकाश में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग क्या होता है? सबसे पहले यह बताइए कि उपसर्ग पहले होता है, ठीक है, उपसर्ग क्या होता है? पहले होता है, प्रत्यय बाद में होता है। तो प्रकाश में उपसर्ग पूछे तो प्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्र हो जाएगा, काश निकल रहा है, तो हमारा करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा 8वीं कक्षा में कौन पढ़ती है? अंजू, मंजू, संजू या इनमें से कोई नहीं। अरे इतना इजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, संजू। 8वीं कक्षा में कौन पढ़ती है? तो संजू पढ़ती है, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पीपल शीर्षक कविता के केंद्र में क्या है? प्राचीन पीपल है या आम्र वृक्ष है या नीम वृक्ष है या बड़ वृक्ष है? तो पीपल शीर्षक कविता के केंद्र में क्या है? तो 17 का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, प्राचीन पीपल वृक्ष। क्या हो जाएगा? प्राचीन पीपल वृक्ष है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दीनबंधु निराला निबंध के लेखक कौन है? तो दीनबंधु निराला निबंध के लेखक आपसे पूछे तो करेक्ट आंसर आप लोग बी बताएंगे, आचार्य शिव पूजन सहाय। क्या हो जाएगा? आचार्य शिव पूजन सहाय। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बैठक में प्रत्यय है, बैठक, देखिए बैठक यानी प्रत्यय बाद में आता है, तो आप लोग इसको पढ़िएगा बेहतरीन तरीका से। तो हमारा क्या निकलता है? बैठक, देखिए कौन निकलता है ना, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 20वें नंबर क्वेश्चन देखिए आपके लिए, 20वें नंबर क्वेश्चन कह रहा है फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है पुष्प, कपि, सुमन या कुसुम। देखिए यहाँ पे आपका फूल का 3 पर्यायवाची शब्द होंगे, लेकिन एक ही होंगे जो नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे तो 20 का हमारा करेक्ट आंसर बी निकलेगा, कपि या फूल का पर्यायवाची नहीं तो फूल को हम पुष्प भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं और कुसुम भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। आइए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है खेमा कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है या व्यंग्यात्मक कहानी है या सांप्रदायिक कहानी या बाल मजदूर की निरीक्षणता को उभारने वाली कहानी? तो देखिए खेमा क्या है? बाल मजदूर की निरीक्षणता को उभारने वाली कहानी, करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बहुत कमाल का आंसर है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कृघन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? कृघंतन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? कृतज्ञ, कृतज्ञ या कृपा या दया। तो कृतघ्न का विपरीतार्थक आपसे पूछे तो 22 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, कृतज्ञ। क्या हो जाएगा? कृतज्ञ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारे लिए, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरुण कमल द्वारा रचित कविता कौन है? तो अरुण कमल द्वारा रचित कविता कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं अरुण कमल द्वारा रचित कविता के नाम क्या है? तो 23 का करेक्ट आंसर खुशबू रचते हैं हाथ। क्या हो जाएगा? खुशबू रचते हैं हाथ, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अभी आप लोग एकदम से जो क्वेश्चन मैं सब्जेक्टिव में करवाया हूं, जो ऑब्जेक्टिव में करवाया हूं, चैप्टर बाय चैप्टर में आपको तैयारी करवा दिया हूं ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। सारे प्लेलिस्ट इस वीडियो के लिंक के यानी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में भी मैं पिन कर दूंगा। आप लोग सारे प्लीज हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, देख कर जाइए, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। आप लोगों को बस ध्यान से सारे क्वेश्चन की तैयारी करके बेहतरीन तरीका से जाना है, एग्जाम में तोड़ के आना है, ठीक है। जैनब खां कहाँ के रहने वाली है? तो जैनब खां कहाँ के रहने वाली है? तो 24 का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, मथुरा पर कहतरा। बाकी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1952 ईस्वी के आम चुनाव में डट से कर्पूरी ठाकुर विजय घोषित हुए थे, यानी कर्पूरी ठाकुर जब 1952 में चुनाव हुए थे तो वह कहां से विजय घोषित हुए थे, यानी कहां से जीते हुए थे? तो हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का करेक्ट आंसर हम लोग ए लगाएंगे, समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से, यानी जब कर्पूरी ठाकुर जीते हुए थे, ठीक है, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन करा, 26 नंबर क्वेश्चन ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन है ही नहीं तो इसका आंसर क्या लगाएंगे? क्वेश्चन ही दिख रहा है तो इसका आंसर नहीं होगा। चलिए ठीक है, ये प्रिंट आउट में गलत है उसका। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, क का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो कवर्ग या कर है तो आपका क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। क का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ हो जाएगा। इतने इजी इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, चिंता मत करना है, ठीक है आप लोगों को। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है झांसी की रानी को किनकी गाथाएं जवानी याद थी, यानी झांसी की रानी को किनकी गाथाएं जवानी याद थी? शिवजी की, भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद या सुभाष चंद्र बोस की? तो 28 का आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, शिवजी की, ठीक है, शिवजी की करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके लिए बहुत ही विवेक क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है, विशेषण या समास कहा जाता है? तो हम लोगों को मालूम है, एकदम इजी
क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन है आपके लिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आप चर्चा करते हैं। अब ये रहा हमारे लिए आपका 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पर्वत की कन्या के लिए एक शब्द क्या है? पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी या काली। तो देखिए पर्वत की कन्या के लिए एक शब्द में हम क्या कहते हैं? हम लोग शंकर भगवान के घरवाली को भी कह सकते हैं, यानी उनके पत्नी को भी हम क्या कहते हैं? तो आप लोग 30 का करेक्ट आंसर हमेशा क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, पार्वती कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पर्वत के राजा कहा जाता है जो भोला बाबा को, यानी जो हमारे भगवान शंकर है उसे कहा जाता है। ठीक है, तो उनके कन्या को हम क्या कहेंगे? पार्वती कहेंगे। क्या कहेंगे? पार्वती कहेंगे। पर्वत की कन्या को हम पार्वती कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिकित्सा का चक्र कहानी में लेखक की नींद एकाएक कितने बजे खुली। तो चिकित्सा के चक्र कहानी में लेखक की नींद एकाएक कितने बजे खुली हुई थी? तो एकदम इजी क्वेश्चन है, कितना बार हम पढ़ा दिए। क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 3 बजे। कितने बजे खुली हुई थी? तो 3 बजे। आप कहिएगा 3 बजे कब? सुबह की शाम? तो यहाँ पे दर्शाया नहीं गया, लेकिन सुबह खुली हुई थी। ठीक है, याद रखेंगे, शाम को नहीं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन का है भीड़ कौन सा लिंग है? पुल्लिंग लिंग है, उभयलिंग है या स्त्रीलिंग है या इनमें से कोई नहीं? भीड़ कौन सा लिंग है? तो भीड़ आपका 32 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये भीड़ आपका लिंग हो जाएगा स्त्रीलिंग। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी बढ़िया सा क्वेश्चन है। सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है? सुदामा चरित्र के रचयिता कौन है? नरोत्तम दास, कुंभदास, सूरदास या तुलसीदास। तो सुदामा चरित्र के आपसे रचयिता पूछे तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, नरोत्तम दास। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रावट के हिरण के बच्चे कविता के रचयिता कौन है? नरोत्तम दास, कबीरदास, डॉक्टर नी वियतनाम या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो 34 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक ऐसे ही कविता जिसका देखिए 34 का आपका करेक्ट आंसर कह रहा है रावट के हिरण के बच्चे कविता के पाठ कौन है? तो डॉक्टर आपका क्या हो जाएगा? डॉक्टर नी वियतनाम। ये उसका नाम पूरा दर्शाया नहीं गया, तो आपका 34 का करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, याद रखेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आपके लिए 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है काकी की सबसे छोटी बेटी कौन है? तो काकी की सबसे छोटी बेटी कौन है? तो 35 का आपका करेक्ट आंसर मानू है। कौन है? तो मानू है, मानू दीदी कहते हैं ना उन्हीं को। चलिए आइए अगले क्वेश्चन कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सम्राट अशोक किसके सामने तलवार नीचे फेंक देते हैं? तो किसके सामने सम्राट अशोक है जो तलवार नीचे फेंक देते हैं? दूसरे नंबर क्वेश्चन पे हम शायद इसी पे बेहतरीन तरीका से आपको बता रहे थे अभी। तो पद्मा के, किसके? तो पद्मा के नीचे क्या करते हैं, यानी सामने तलवार फेंक देते हैं, क्योंकि सम्राट अशोक स्त्रियों से लड़ना नहीं चाहते। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वरनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो स्वरनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 38 नंबर कह रहा है ईर्ष्या तू नहीं गई मेरे मन से के रचयिता कौन है? तो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से इसका रचयिता कौन है? तो 38 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है के लिए किस कारक का चिन्ह है? किस कारक के विभक्ति चिन्ह, कर्म कारक, संबंधन का, संप्रदान का या अपादान का? तो हम लोग इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो के लिए का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? आप लोग बता दीजिए। करेक्ट आंसर संप्रदान के लिए। किसके लिए? संप्रदान के लिए करते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर है? तो गांव से ईदगाह कितनी कोस दूर है? तो हमारा 3 कोस दूर है। कितनी कोस दूर है? तो 3 कोस दूर है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, काफी वीवीआई क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है। एकदम बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगर हम हिंदी व्याकरण की भी तैयारी करना चाहते हैं तो हिंदी व्याकरण का पूरा एक ही वीडियो में, यानी लगभग 3 घंटा का वीडियो है, जिसमें हम आपको समझिए तो 50 मार्क्स कंप्लीट करवाया हूँ। तो हिंदी व्याकरण की भी तैयारी आप जाकर हमारे प्लेलिस्ट से कर सकते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आग्नेय शब्द किसका विशेषण है? जल का, अग्नि का, वात का या आगे का? तो आग्नेय शब्द किसका विशेषण है? तो 41 का आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? 41 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, अग्नि का। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? तो बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे? तो गंगा स्नान करने जाते थे। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ठेस कहानी के लेखक कौन है? तो ठेस कहानी के लेखक कौन है? तो 43 का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, फणीश्वरनाथ रेणु। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कबीर किस काल के कवि है? आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के या आधुनिक काल के? तो कबीर कैसे किस काल के कवि थे? तो आप लोग करेक्ट आंसर यहाँ पे हमेशा करेक्ट आंसर क्या लगेगा? भक्ति काल के कवि थे। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए बस कुछ और प्रश्न बचा हुआ है, उनको भी देख लेते हैं बेहतरीन तरीके से, क्योंकि हमें पूरा टोटल का टोटल 60 क्वेश्चन देखना है।
आइए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में योगरूढ़ शब्द कौन सा है? नाक, घुड़सवार, लंबोदर, ये विद्यासागर। तो योगरूढ़ शब्द पूछे तो योगरूढ़ शब्द भी आपको पढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लंबोदर। क्या हो जाएगा? लंबोदर इज द करेक्ट आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संजू को क्या पढ़ने का शौक था? कवि, कहानी, कविता, कॉमिक्स या सभी? तो देखिए संजू को सभी कुछ पढ़ने का लगभग शौक था, कहानी भी, कविता भी, कॉमिक्स भी। तो यहाँ पे सभी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किनका अधिकांश अवकाश काल दिनों की दुनिया में बीतता था? निराला का, दिनकर का, नेपाली का या रेणु का? कह रहा है किनका अधिकांश अवकाश काल दिनों की दुनिया में बीतता था? तो यहाँ पे आप लोग 47 का निराला का लगाएंगे, क्योंकि निराला बहुत ही बेहतर व्यक्ति थे, ये गरीबों को मदद करने में वगैरह वगैरह चीज में ये अपने अवकाश काल को भी बिता लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जैसा कि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारे बेहतरीन बेहतरीन निराला पे चर्चा भी किए थे, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी नहीं की ना, तो प्लीज़ आप लोग हमारे इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट से जाइए। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक 35 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिया हूँ, और अभी ऑब्जेक्टिव का करवा रहा हूँ, और ज़्यादा भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करवाऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से सारे क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिए, बहुत ही बेहतर मार्क्स ला सकते हैं आप लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से, सिर्फ एक प्लेलिस्ट से हिंदी की तैयारी करके, यानी नॉन हिंदी की तैयारी करके, ठीक है। कह रहा है 48 नंबर को शिवहर के मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती कौन थी? तो शिवहर के मोहम्मद अब्दुल रहमान की पोती कौन थी? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर 48 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जैनब। क्या था? जैनब इज द करेक्ट आंसर। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने? तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने हुए थे? तो 49 का आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1967 में बने थे। कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी यह प्रश्न भी पूछा जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन का पीपल के आसपास कौन पेड़ है? तो पीपल के आसपास कौन से पेड़ है? तो 50 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी पेड़ है, जामुन भी, इमली भी और करेल भी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे भी डी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए प्रश्न कह रहा है विक्रमशिला का आविर्भाव किस राजवंश के काल में हुआ? पहले वंश के, मौर्य वंश के, गुप्त वंश के या मुगल वंश के? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए फास्ट में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कह रहा है विक्रमशिला का आविर्भाव किस राजवंश के काल में हुआ है? तो 51 का आपका करेक्ट आंसर एकदम से सही आना चाहिए, एकदम सही है, करेक्ट आंसर पालवंश की। क्या हो जाएगा? पालवंश इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है खेमा कितने वर्ष का था? तो खेमा कितने वर्ष का था? तो आप लोग बताइएगा, खेमा पूछे कितने वर्ष का था? तो 8 से 9 वर्ष का यह छोटे से बालक थे, ठीक है, जिसको कसारा के दुकान पे काम करना पड़ा। 53 नंबर क्वेश्चन का गजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो गजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? काफी बार यह भी क्वेश्चन पढ़ा दिया हूं। तो 53 का करेक्ट आंसर आपका गज प्लस इंद्र, गजेंद्र, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन का जंगल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यहाँ पे देखिए जंगल का पर्यायवाची शब्द आपका 3 होगा, एक मात्र नहीं होगा। तो 54 का देखिए पर्यायवाची में क्या होता है? इनका अनेक नाम कह सकते हैं, पर्यायवाची शब्द को हम क्या कह सकते हैं? अनेक नाम, ठीक है। तो 54 का आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, भूदेव ये जंगल का पर्यायवाची नाम नहीं ना, तो वन भी कहते, कानन भी कहते और अन्य भी कहते हैं, ठीक है। ज्यादातर वन और नए का प्रयोग करते हैं, कानन का ज्यादा प्रयोग नहीं करते, लेकिन यह भी नाम होता है, ठीक है, पर्यायवाची में। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन का उदय का विलोम क्या होता है? तो उदय, जो उदय हुआ उसका क्या हो जाएगा? आप बताइएगा फास्ट में। तो उदय का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अस्त। क्या हो जाएगा? उदय का अस्त हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। आइए देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कौन सी कविता गहरे जीवन, राग और उत्साह को प्रकट करता है? तो कौन सी ऐसी कविता है जो गहरे जीवन और राग को और उत्साह को प्रकट करता है? तो हम लोग पढ़ते हैं तो हमें मालूम चलता है तू जिंदा है। तो क्या है? तू जिंदा है। तो यह कविता गहरे जीवन और राग को प्रकट करता है, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कबीर नर के मन की तुलना किससे करते हैं? तो कबीर नर के मन की तुलना किससे करते हैं? तो 57 करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, नल के जल से। क्या हो जाएगा? नल के जल से, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चे की दुआ एक प्रकार का क्या है? प्रार्थना गीत है, लोकगीत है, भक्ति गीत है या सामूहिक गीत है? तो देखिए बच्चे की दुआ है ना, एक प्रकार का प्रार्थना गीत है, ठीक है, याद रखेंगे। और यह बहुत सारे स्कूल में अभी भी यह यानी बच्चे की दुआ प्रार्थना गीत करवाया जाता है, ठीक है। यह बहुत ही बेहतर गीत भी माने जाते हैं। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 59 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो 59 का आपका करेक्ट आंसर अविभाज्य समास हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे कि 60 में आपका कितना सही हुआ, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और यह क्लास कैसा लगा यह भी बताएंगे। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे? तो 6 विश्वविद्यालय थे। कितने थे? तो 6 विश्वविद्यालय थे। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आप लोग कहिएगा तो इसी प्रकार से मॉडल सेट की भी तैयारी बीच बीच में करवा दूंगा,
जिस प्रकार से हम आपको ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तैयारी करवा दिया हूँ। ठीक है, ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करवा दी हूँ, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बीच बीच में ऑब्जेक्टिव भी इसी प्रकार से हम 100 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। आप लोग कहिएगा कि सर 35 ये करवा दिए और 50-60 ये हो गया तो 105 क्वेश्चन हो गया तो आप बात खत्म। नहीं, ऐसा बात नहीं है, हम आप सभी के साथ धोखाधड़ी नहीं करेंगे, आपका और भी मॉडल सेट भी करवाएंगे और भी क्या कहते हैं आपका ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे। ठीक है, और सब्जेक्टिव भी करवा देंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आप जब बताते हैं, आप जब कुछ लिखते हैं तो हमें वह पढ़कर बहुत ही फायदेमंद लगता है, बहुत ही खुशी होता है। तो आप लोग प्लीज बताएंगे, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारी सर्वश्रेष्ठ पहचान है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।